हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 11 एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट योर नॉलेज के एमसीक्यूज और जो करेक्ट इनकरेक्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जो पार्ट टोटल 9 पार्ट्स जो मैंने अपलोड कर दिए वो होपफुली आपने देख लिए होंगे, क्योंकि अगर वो देखे तो ही ये समझ में आएगा, या फिर आपको पूरा ही चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही ये एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट समझ में आएंगे। तो चलिए अब समझते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, राइट? वो सोल्व करते हैं। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 11.39 पर। टेस्ट योर नॉलेज में सबसे पहले है एमसीक्यूज, तो वो समझते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ऐसे 220 अप्लाइज एट द लेवल ऑफ फर्म। ऐसे 220 है जो हमने डिस्कस किया था, क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? वो कहां पर एप्लीकेबल होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाता है, उसके लिए उसमें क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करनी है, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो फर्म लेवल पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो स्पेसिफिक ऑडिट लेवल पर एप्लीकेबल होगा। SQC1 is premised on the basis that firm is subject to SA 220। SQC1 जो है, SQC1 कौन सा है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर अ फर्म्स परफॉर्म्स सर्विसेज ऑफ audits and reviews of historical financial information and assurance and other assurance engagements and related service engagements, right? तो ये क्या है कि जो फर्म है वो ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस एंगेजमेंट और रिलेटेड सर्विस करते हैं, उनको ये क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए SQC1 एप्लीकेबल होगा। तो जो SQC1 है वो प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्म सब्जेक्ट टू SA 220। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि SA 220 है वो बेस है, उसके ऊपर SQC1 है वो प्रीमाइज्ड होता है। SA 220 है वो स्पेसिफिक फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जबकि SQC1 पूरी फर्म को एप्लीकेबल होगा। तो एक्चुअली क्या है कि SQC1 बेस है और उसके ऊपर SA 220 है वो प्रीमाइज्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, right? SA 220 is premised on the basis of the firm is subject to SQC1, right? तो ये सही है। एंड SA 220 applies to all engagements। SA 220 है वो सारी ही एंगेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होगा, वो ऑडिट एंगेजमेंट में ही एप्लीकेबल होगा, राइट? तो ये भी गलत है। सो आंसर वुड बी सी, सिंपल। चलिए, देन सेकंड MCQ है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्या चीज कवर अप होती है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस नहीं। हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से जो ओवरलुकिंग ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है उनको रिड्यूस, उस रिस्क को हम रिड्यूस कर पाएंगे, तो ये गलत है। यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumptions in determining extent of audit procedure। हम ये जो यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumptions हो सकता है कि शायद हम जो ऑडिट प्रोसीजर है उसका एक्सटेंट है, उसके लिए जो हमने assumptions लिए हैं वो गलत हो सकते हैं, तो वो गलत होने का जो रिस्क है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू आवर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो ये भी गलत है। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस मिले हैं उसके ऊपर से हम ओवर जनरलाइज करें, वो रिस्क को भी हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की मदद से रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। बीइंग विजिलेंट टू कंडीशंस दैट माइट इंडिकेट पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड। बट हम क्या करेंगे कि शायद ऐसी कोई भी चीज है कि जहां से पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होने के चांसेस है, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन हमें मिल रहा है, तो वो इंडिकेशन को हम ध्यान में रखेंगे और उस हिसाब से हम हमारा वर्क करेंगे। तो ये जो ऑप्शन डी है वो सही है, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर कवर अप होता है। थर्ड MCQ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है। कौन से? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, राइट? तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर तो है, तो ये सही है। इंटीग्रिटी भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी है। सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस है, वो नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, क्योंकि वो पार्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स नहीं। सिंपल। Which of the following is not necessary to establish preconditions for an audit? हमने ऐसे 210 agreeing to terms of audit engagement में देखा था कि preconditions होनी चाहिए। कौन सी preconditions होनी चाहिए? सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सेकंड था कि मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करनी है कुछ चीज है, वो मैनेजमेंट को क्या एक्नॉलेज करनी है, उसमें 3 चीजें आती थी। एक तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। सेकंड, इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। एंड थर्ड, उनको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है, उनको एक्सेस देना है। अब एक्सेस किस चीज का देना है?
राइट उसमें भी तीन चीजें ऑडिटर को एक्सेस देना है, उसमें भी तीन चीजें आती थी। सबसे पहले तो जो रिलेवेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो देनी चाहिए ऑडिटर को। सेकंड, अगर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर खुद मांग रहा है तो वो देनी रहेगी। और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑल द इंडिविजुअल्स पर्सन जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ वो बात कर सकते हैं टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, राइट। तो वो सारे एक्सेस उनको देने रहेंगे, राइट। तो ये जो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करना रहेगा। ये प्री कंडीशंस में कवर अप होता है। तो देखते हैं उसमें से यहाँ पर कौन सी नॉट नेसेसरी, मतलब कि कौन सी प्री कंडीशन नहीं है। तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो ये तो है। फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मैनेजमेंट इन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर। डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर है वो ऑडिटर का काम है, उसमें कोऑपरेशन मैनेजमेंट से नहीं चाहिए। तो ये एक्चुअली गलत है, तो ये प्रीकंडीशन का पार्ट नहीं है। बट फिर भी देख लेते हैं दोनों ऑप्शन, बाकी के दोनों ऑप्शन क्या है। एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू पर्सन विद इन द कंपनी, तो ये प्रीकंडीशन में आता है। एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये भी प्रीकंडीशन में आता है। तो आंसर वुड बी बी, क्योंकि वो ऑडिटर का काम है, वो प्रीकंडीशन फ्रॉम एन मैनेज प्रीकंडीशन का पार्ट नहीं होगा। एंड लास्ट एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसक्यूसी 1। Assembly of engagement file should be completed in not more than 60 days after the date of auditor's report in case of audit engagement. जो assembly of audit file है, it needs to be completed within 60 days, मतलब कि not more than 60 days, मतलब कि 60 days के अंदर अंदर हो जाना चाहिए from the auditor's report date, अगर audit engagement है तो। Engagement file should be completed before date of auditor's report in case of audit engagements. Audit engagement में auditor के report के पहले ही वो assembly हो जानी चाहिए, engagement file से वो complete हो जानी चाहिए। Engagement file should be completed in not more than 60 days after completion of an engagement. Engagement complete हो जाए उसके 60 days के अंदर अंदर करना होगा। Engagement file should be completed on date on which audit report is signed in case of audit engagement. और audit engagement जब audit report sign होने वाला है उस दिन तक complete हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा A, 60 days from the auditor's report के अंदर अंदर complete हो जाना चाहिए, राइट। चलिए अब देखते हैं करेक्ट इनकरेक्ट। तो audit engagement letter is sent by the client to auditor. engagement letter है वो ऐसे 210 के हिसाब से दिया जाता है, बट वो ऑडिटर है वो क्लाइंट को देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। उसका आंसर देखते हैं इनकरेक्ट। एज पर ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय द ऑडिटर टू हिज क्लाइंट। एंड सेकंड जो करेक्ट इनकरेक्ट है, द ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन शुड ऑर्डिनरीली बी रिटेन्ड बाय द ऑडिटर फॉर मिनिमम ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हिचएवर इज लेटर। ये गलत है, यहाँ पर हमें 7 years के लिए रिटेन करना है एज पर एसक्यूसी 1, राइट। उसका भी आंसर देखते हैं। Incorrect. SQC1 requires firm to establish policies and procedures for the retention of engagement documentation. The retention period for audit engagement ordinarily is no shorter than 7 years from the date of the auditor's report or if later the date of group auditor's report. Simple. तो ये करेक्ट इनकरेक्ट थे। बाकी ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो हमारे पूरे ही चैप्टर में कवर अप हो गए है, वही है, कुछ नया नहीं है, तो मैं वो कवर अप यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 11 एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। होप यू आर क्लियर विद इट, राइट। इसके बाद मैं ये पूरे ही जो इसके 10 पार्ट्स थे उसका कंपाइल्ड वीडियो भी डाल दूंगा, ताकि अगर आपको पूरा ही चैप्टर 11 समझना है तो आप समझ सकते हैं, राइट। और इसके बाद हम चैप्टर 4 के पार्ट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन एंड रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।